नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। वेनेजुएला आज सिर्फ एक देश नहीं, आज पूरी दुनिया की राजनीति का एपी सेंटर बन चुका है। जी हां, वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद वहां की उपराष्ट्रपति डेल्सी डोग्रेस को भी देश की कमान सौंप दी गई है अंतरिम तौर पर, यानी अंतरिम राष्ट्रपति उन्हें बना दिया गया है। और दूसरी ओर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने व्हाइट हाउस से लेकर क्रेमलिन तक सियासत जो है वो बढ़ा दी है, यानी सियासी भूचाल ला दिया है। विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो का बड़ा दावा है। उनका ये दावा है कि विपक्ष सत्ता संभालने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सत्ता के ये ट्रांजिशन इतने आसान होंगे, क्योंकि तस्वीर का दूसरा पहलू और भी ज्यादा खतरनाक है। पुतिन, किम जोंग उन और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई तीनों खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ वो ताकतें जो पहले ही दुनिया को दो धड़ों में बांट चुकी हैं। तो सवाल सिर्फ मादुरो की गिरफ्तारी तक भर का नहीं है, सवाल है कि क्या यही वो चिंगारी है जो तीसरे विश्व युद्ध की आग भड़का सकती है। क्या वेनेजुएला अब लैटिन अमेरिका का यूक्रेन बनने जा रहा है? क्या अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी डोग्रेस हालात संभाल पाएंगी, या फिर देश और दुनिया दोनों एक बड़े टकराव की ओर बढ़ चुके हैं? और सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर के मुहाने पर खड़ी है या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ट्रंप सेट कर रहे हैं? तो देखिए, मादुरो का सीक्रेट सेफ रूम वो भी आपको बता देते हैं। ट्रंप ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा मादुरो राष्ट्रपति भवन में थे, जो किले की तरह सुरक्षित बना हुआ था। स्टील की दीवारें, एक खास सेफ रूम था। मादुरो रूम में घुसने ही वाले थे। दरवाजा बंद करने से पहले ही अमेरिकी आर्मी की एंट्री हो गई। इस ऑपरेशन की महीनों तक रिहर्सल की गई। मादुरो के घर जैसा नकली भवन बनाकर अभ्यास किया गया बाकायदा। अमेरिकी सेना को मादुरो पर नजर बनाए रखनी पड़ी थी और ऑपरेशन पूरी तरह अंधेरे में किया गया। इसका अभ्यास भी वहीं पर हुआ। काराकास शहर की लाइटें बंद कर दी गई थी। ऑपरेशन 30 मिनट से भी कम समय में खत्म पूरा। मौसम की वजह से ऑपरेशन 4 दिन तक टालना पड़ा। अमेरिकी सेना को ये पता था कि मादुरो क्या खाते हैं, मादुरो के पालतू जानवर कौन से हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, ये सब अमेरिका दावा कर रहा है। लेकिन किसको मिली वेनेजुएला की कमान, ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वेनेजुएला में सरकार अब किसके हाथ है, या फिर कौन अब वहाँ की सत्ता संभालेगा, उस पर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मादुरो का जो सीक्रेट सेफ रूम था वो किस प्रकार का था और कैसे अमेरिका वहाँ पर सेंधमारी कर पाया। वहाँ पर कई महीनों तक जो अभ्यास था, प्रैक्टिस थी, रिहर्सल थी कि जब मादुरो जाएंगे किस तरह का भवन होगा, कहाँ पर क्या चीज़ होगी, कैसे एंट्री करेंगे और तब उनको पकड़ा जाएगा। इसकी रिहर्सल अमेरिका ने बहुत महीनों तक की। 4 दिन मौसम की वजह से टाला गया और पूरे शहर में लाइट बंद कर दी गई, और तब जाकर ये जो परिवर्तन है वो हुआ है। हालांकि ये बड़ा एक्शन अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला में, लेकिन मादुरो की इंटरनेशनल किडनैपिंग के बाद वेनेजुएला में भी जश्न का माहौल है। और इस पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देते हैं। डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड संजय खन्ना डिफेंस के अच्छे जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे साथ इस चर्चा में। लेकिन शुरुआत डी.के. गुप्ता जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। डी.के. गुप्ता जी, ये वेनेजुएला में हालांकि उस तरफ जाएंगे कि क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन अभी जो वेनेजुएला में कुछ घंटों के भीतर ये जो बदलाव हुए हैं, ये जो पूरा एक्शन अमेरिका ने ले लिया है, अमेरिका ने राष्ट्रपति उठा लिया है, उनकी पत्नी को रूम से उठा लिया है, क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन?
ये देखिए, अगर हम न्यूट्रल होकर इस पे बात करें तो विश्व ऑर्डर को किसी पर्टिकुलर कंट्री के पॉलिसी में नहीं दे सकते। और ये बड़ी चिंताजनक बात है कि लगातार यूनाइटेड नेशंस की भूमिका विश्व परिपाटी में कम होती जा रही है, सिमटती जा रही है, और एक केवल परामर्शदाता के रूप में, एक कंसल्टेंसी फर्म के रूप में यूनाइटेड नेशंस काम कर रहा है। और इस तरह से देखिए, किसी भी देश का भविष्य क्या होगा वहां की जनता तय करेगी, और वो देश तभी आगे बढ़ता है जब उस देश के विद इन से चीजें डेवलप होती हैं। अगर हम किसी देश के पे अगर डायरेक्ट हस्तक्षेप करते हैं, हाँ। स्वाभाविक है कि कोई देश शक्तिशाली है और उसके पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इससे आने वाले और जो देश हैं, या छोटे छोटे देश हैं या बड़े भी देश हैं, वहां पे इस तरह से हस्तक्षेप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और एक कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर और बनाना रिपब्लिक ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम देखें तो होने की संभावना है। और एक केवल जो चल रहा है G2 की वजह से चल रहा है, जो चाइना ने जो अभी अपनी पकड़ बनाई है। हालांकि चाइना बहुत अभी पीछे है, अगर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डिफेंस पावर के हिसाब से देखें, अमेरिका और उसके जो सहयोगी हैं। लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे जो उसने छलांग लगाई है, तो अब अमेरिका को सताने लग गया है कि कहीं न कहीं मेरी जो है G1 की जो है साख कम हो रही है। तो उसके लिए जो कुछ भी कर रहा है, और जहां-जहां चाइना का फुटप्रिंट था, जहां पे उसके कदम हो जा रहे थे, वहां-वहां धीरे-धीरे नकेल कस रहा है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे वेस्ट कंट्रीज हो, अफ्रीका के हर जगह अब अमेरिका। अब देखिए, अभी ग्रीनलैंड पे उन्होंने एक वहां पे प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, ग्रीनलैंड हमें चाहिए। उसका भी विरोध किया है मैक्सिको डेनमार्क ने। तो ऐसे ऐसे देशों को, जहां से हमको क्रिटिकल रेयर अर्थ मिल सकते हैं, जहां से उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन अच्छी हो सकती है, और जहां से वो फिर से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के परिपाटी को आगे ले जा सकते हैं, वो उस पर सारा एकदम बिंदुवार काम कर रहे हैं ट्रंप जी। मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, बस इससे आगे कुछ नहीं। इसके आगे कोई भी कीमत अगर ट्रंप को चुकानी पड़ेगी तो वो चुकाएंगे, और उन्हें कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही सही हो, कितना ही गलत हो, वो उस पूरी स्तर तक जाएंगे, उस पूरी लकीर को छुएंगे। ठीक है, संजय खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय खन्ना जी, क्या कहेंगे, आपका क्या रिएक्शन है, क्या समझ में आ रहा है आपको? मैं तो ये कहूंगा कि ये इंटरनेशनल गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। ठीक है। क्योंकि ट्रम्प साहब जिस तरह से एक देश के अंदर घुसे हैं और उसके प्रेसिडेंट को जो उन्होंने किडनैप कर लिया है, हाँ। ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है? उनकी बेसिक एम्स देखिए, ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, हमें सबसे पहले ये समझना है। वो राष्ट्रपति बाद में और बिजनेसमैन पहले, और वो वहीं पे हाथ डाल रहे हैं जहां पे एक तो अमेरिका का फायदा हो रहा है, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल हो, चाहे वो ऑयल गैस हो। अब इस तरह से जो भी सामान अमेरिका को चाहिए, वो उसी देशों में जो है वो टारगेट कर रहे हैं। साथ ही साथ वो जो उनका बिजनेस है अ, उसके अंदर आगे बढ़ाने के लिए वो ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। वेनेजुएला जो है पहले अमेरिका का एलाई था, पर 2099 में जब हुगो प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने एक एंटी अमेरिका स्टांस रखा, और जो प्रेसिडेंट थे जिनको हाईजैक करके ले गए हैं, उनका भी एब्सोल्यूट एंटी अमेरिकन स्टांस है। अब हमने देखा है कि ट्रम्प साहब जो है वो एक छोटे बच्चे के जैसे हैं, जिद्दी हैं। जो भी देश का लीडर उनके खिलाफ जाता है या उनकी बात नहीं मानता है, वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं। चाहे वो अब ये इस केस में उन्होंने फिजिकल किया हुआ है, और हमारे केस में या रशिया के केस में उन्होंने जो ट्रेड टैरिफ्स लगा के किया हुआ है। तो ये ट्रम्प साहब की जो है सोच है, और इसी के हिसाब से वो चलते हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो एक्शन लिया गया है वो बहुत ही मेटिकुलसली प्लान था। मतलब आप देखें कि अब 3 घंटे के अंदर जो है पूरा ही ऑपरेशन कंप्लीट होके मड्रो को ले गए हैं अमेरिका में। इसमें CIA बहुत ज़्यादा सक्रिय किया गया था। ये ट्रम्प ने प्लान किया था, उनके जब 1.0 चल रहा था ट्रम्प का, तो उस टाइम भी कोशिश कर रहे थे पर हुआ नहीं। पर उस टाइम उन्होंने CIA को वेनेजुएला में इतना ज़्यादा सक्रिय कर दिया कि एक CIA एजेंट जो है उनकी गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे है। बिना इंटरनल सपोर्ट के इस तरह के एक्शन नहीं लिए जा सकते हैं। अब
अभी आप थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि मुड्रो की जो है पूरी दिनचर्या अमेरिका को पता थी, कहाँ जाते हैं, हाँ कब क्या करते हैं, हाँ और रिहर्सल्स की गए हाँ। एग्जैक्टली उसी तरह के। जी। मैं यही तो आपसे पूछने वाली थी अभी कि सोचिए आपके महीनों तक वो रिहर्सल की गई, इतना सटीक, कब वो जाएंगे, कैसे एंट्री करेंगे और उसके बाद कैसे पूरे शहर को अंधेरे में ला देना है, सब जो लाइटें हैं वो बंद कर देनी है, उसके बाद अंधेरे में इस पूरे एक्शन को करना और वो भी सटीक तरीके से करना, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना होना या चूक ना हो जाना, क्योंकि फिर अमेरिका की बहुत बड़ी किरकिरी होती, तो वो नहीं हो पाया। ठीक है, मैं रुक करूंगी आप सभी का, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच इसी से जुड़ा हुआ एक और अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर देते हैं। वेनेजुएला पर हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई धमकी दी है। मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया की सरकारों को चेतावनी दी है और कहा है साफ शब्दों में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है इन्हें भी, इन देशों को भी। इन देशों ने अमेरिकी कार्रवाई का विरोध किया था। देखिए ये नई धमकी और खुली धमकी कि अब कोई विरोध भी करेगा तो भी उसे सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया था, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अब फिर से दोहरा दिया है। तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया, लेकिन एक बार फिर से मैं आपका रुख कर लेती हूँ संजय जी, उसके बाद मैं अपने बाकी मेहमान के पास जाऊंगी। खुली धमकी दे रहे हैं आप कि जो विरोध करेगा वो भी ऐसा ही होगा, उसको भी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल मनीषा, मैं अभी अभी मुश्किल से 2-3 मिनट पहले ही ये बोल रहा था हाँ। कि ये शरेआम इंटरनेशनल गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, और जो ट्रंप चाहते हैं वो करना चाहते हैं क्योंकि उनको बेनिफिट दिख रहा है। वेनेजुएला में क्यों वो इतना पीछे पड़े हुए? वेनेजुएला का जो जो ऑयल रिजर्व है वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। वो दिखाने के लिए उन्होंने ये बोल दिया कि जी या वहां पे ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, ये होती है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग तो बाकी लैटिन अमेरिकन देशों से भी होती है और भी जगह से होती है, पर उन्होंने स्पेसिफिकली वेनेजुएला को क्यों टारगेट किया? क्योंकि एक तो वहां के जो राष्ट्रपति थे वो ट्रंप की बात बिल्कुल नहीं मानते थे और उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। साथ ही साथ ये ड्रग्स का एक हवाला देते हुए जो है उनको एक मौका मिला वेनेजुएला में घुसने का, और उसके बाद जो है उन्होंने वहां पे राष्ट्रपति को जो है हटा दिया है। आप देखिए ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट है, पोस्ट ऑपरेशन स्टेटमेंट, उन्होंने बहुत क्लियर और साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वहां का जो ऑयल है उसको अब हमारी कंपनियां आएंगी, टेक ओवर करेंगी। जो ऑयल रिफाइनरी खराब बर्बाद हुई है उसको जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर डेवलप करेंगे, और इस ऑयल को हम इस्तेमाल करेंगे देश की भलाई के लिए। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि किस देश की भलाई, अमेरिका या वेनेजुएला के लिए। और वो चाहते हैं कि टोटल जो कंट्रोल है, इतना बड़ा ऑयल का रिजर्व जो है अगर अमेरिका के हाथ लग जाता है, और वो ये बोलते हैं कि मुड्रो ने जो है हमारा ऑयल लेके ये कब्जा करके बैठे हुए थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिकन ऑयल तो वो है ही नहीं। हाँ, अमेरिका ने एक टाइम में मदद की थी वेनेजुएला की कि वहाँ पे जो ऑयल रिफाइनरीज हैं और ऑयल एक्सप्लोरेशन है उसको पूरा सेट करने में उन्होंने मदद की, इसमें कोई शंका नहीं है। पर उसके बाद जो है वो उसको अपनी सियासत समझने लग गए, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाउ कैन यू डू दैट? तो ट्रंप साहब जो है वो बाकी देशों में भी ये जताना चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो मैं देखिए क्यूबा के पीछे तो बहुत सालों से 60 से चला आ रहा है, क्यूबा और अमेरिका के बीच जो है प्रॉब्लम्स। फिडेल कास्ट्रो के टाइम तो मतलब यहाँ तक था कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की तक बात आ गई थी। तो ये जो देश है, हाँ, इनमें मैं मानता हूँ कि इनमें भी ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा है, ड्रग कार्टल्स हैं। पर इसकी वजह ये, मतलब आप इस तरह से गुंडागर्दी नहीं कर सकते कि मैं इधर घुस जाऊं। चाइना को वो क्यों काउंटर करना चाहते हैं? चाइना ताइवान में घुसना चाहता है, वो बोलता है कि ये मेरी टेरिटरी है, वन चाइना के तहत जो है वो ताइवान मेरा है। पर वहां पे अमेरिका उसको घुसने नहीं देता है। उस चक्कर में उसने क्वाड को फॉर्म कर दिया कि ये हम किसी तरह चाइना, पर जहां वो चाहता है दादागिरी करना, गुंडागर्दी करना, ट्रंप कर रहे हैं, शरेआम कर रहे हैं। जी मनीषा।
ठीक है, हिमांशु भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सर, मैं आपसे भी सवाल करूंगी, लेकिन एक और बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक किसी से जुड़ा हुआ अपडेट देते हैं, और जैसे जैसे अपडेट्स मिल रहे हैं वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वेनेजुएला की राजनीति से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है, वो भी जान लीजिए। विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो का स्टेटमेंट सामने आया है। विपक्ष देश का सत्ता संभालने को तैयार है, ये भी मारिया मचाडो का कहना है। मौका मिला तो सरकार बनाने में सक्षम है। ये देखिए, अब वहां पे राष्ट्रपति उठा लिया गया है तो अंतरिम सरकार भी मिल गई है, लेकिन अब वहां पर जो मारिया मचाडो यानी विपक्ष अब दावा कर रहा है राष्ट्रपति मादुरो का किसी समझौते को मानने से इनकार। तो ये बड़ी जानकारी और ये बड़ा स्टेटमेंट। हिमांशु जी, इस स्टेटमेंट के साथ अपनी प्रतिक्रिया और फिर इसको लेकर क्या समझते हैं? विपक्ष जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि अब हमें मौका मिलेगा। विपक्ष नहीं है। हाँ, वो विपक्ष नहीं है मनीषा जी। हाँ, वो एक्चुअली यूएस का डमी। ये मारिया मचाडो यूएस का डमी है, ठीक है। यस। हाँ, ये मारिया मचाडो है कौन? हाँ, ये मारिया मचाडो तो जिनको 2025 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया, हाँ, जो हाँ, ट्रम्प जी को चाहिए था। हाँ, हाँ, जब ट्रम्प को नहीं मिलना था तो उन्होंने ये गो बिटवीन निकाल के मचाडो को दिया, और मचाडो तो पहले से बोल चुकी है कि मैं वेनेजुएला को संभालने के लिए तैयार हूं। हाँ, तकलीफ ये है कि वो विरोध पक्ष में है, हाँ, तो उनको इतना जन समर्थन नहीं है। हाँ, और ये बात जो है, और ये वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण की बात तो काफी महीनों से चल रही है। और वहां पर मुझे जो दिखता है ना, वो एक तो यूएस का इंटरनेशनल गुंडागर्दी तो है ही है, उसमें तो कोई मना नहीं कर सकता। साथ में उन्होंने मनरो डॉक्ट्रिन, एक ऐसा प्रिंसिपल था, एक ऐसा सिद्धांत है विदेश नीति में, जहां पर कहते हैं हमारे इलाके में मेरा वर्चस्व चलेगा। उसके साथ में जब जो भी कोई वो हमारे इलाके में आएगा उसे हम पाठ पढ़ाएंगे। दूसरी बात इसमें यह है कि आप अगर इतिहास देखें, 1945 के बाद से 2025 तक यूएस दुनिया भर में 100 से ज्यादा रिजीम चेंज के ऑपरेशन कर चुका है, और ये भी मचाडो का किडनैपिंग करना था, ये भी रिजीम चेंज का एक भाग है। और ये रिजीम चेंज क्यों चाहता है यूएस? सीधा सवाल है, सीधी सी बात है, यहां पर पॉलिटिक्स इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के साथ में जुड़ी हुई ऑयल की पॉलिटिक्स है, तेल की पॉलिटिक्स है। देखिए, वेनेजुएला में विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार मिले, और वो तेल में से आज चाइना 5 से 15% हर महीने खरीदता है। अमेरिका को वो चाहिए। तो आप देखिए, सिस्टमैटिकली एक तरफ वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण होता है, वहां किडनैपिंग होता है, दूसरी तरफ पिछले 7 दिन से ईरान के अंदर एक बड़ा अनरेस्ट शुरू हो गया है। ये दोनों जगह का तेल सबसे ज्यादा कौन खरीदता है? चाइना। चीन की नकेल कसी जा रही है अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स के अंदर। एक बाजू ईरान से चीन अपनी जरूरत का तकरीबन 25% तेल खरीदता है, वहां पर बहुत बड़ा पब्लिक अनरेस्ट जो ऑर्गेनिकली थोड़ा शुरू हुआ और उसको बाद में हवा दी गई। ये जीन शार्प का एक पुस्तक है जिसमें 199 वेज ऑफ रिजीम चेंज दिखाया गया है, और इन सब का प्रयोग आज हो रहा है। और ये बहुत लंबी पॉलिसी है यूएसए की। यूएसए इज वेरी क्लियर। देखिए, जब से ब्रिक्स कंट्रीज ने, मतलब के रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्राजील ने एक समांतर जुट बनाया है, और जब से ब्रिक्स करेंसी की बात कर रहे हैं, लोग डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, तब से यूएस ने बहुत सीधा साधा कंटेनमेंट पॉलिसी पूरे विश्व के अंदर लगाया हुआ है। हमारे दोनों तरफ आग सुलगा के रखी है, हमारे ऊपर 50% टैरिफ है, रशिया को यूक्रेन के अंदर उलझा के रखा हुआ है,
सीरिया में उन्होंने रिजीम चेंज कर दिया। एक ऐसा आतंकवादी कि जो आतंकवादी अमेरिकनों के सरों को लेके घूमता था, उसको सीरिया का प्रेसिडेंट बना के बिठा दिया। ईरान के अंदर इजराइल और अमेरिका मिलके आज से 2 महीने पहले हमले कर चुके हैं। चाइना के लिए पनामा कैनल बंद कर दिया एक तरफ। अभी ट्रंप बोल रहा है यूरोप को कि ग्रीनलैंड में ले लूंगा। इसके बाद बारी है ग्रीनलैंड की। तो आप पूरे विश्व का ये देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि इंटरनेशनल गुंडागर्दी डेमोक्रेसी के नाम पे, डेमोक्रेसी को बहाल करने के नाम पे इंटरनेशनल गुंडागर्दी कैसे की जाती है, उसका उदाहरण आज ट्रंप और उसका एडमिनिस्ट्रेशन पेश कर रहा है। अभी ऐसे में देखिए वेनेजुएला में जब अनरेस्ट हो जाएगा, आपको पता है कि दूसरी तरफ मदुरो ने 3 मिलियन का एक वेनेजुएलन सिविल आर्मी बना के छोड़ा है वहां पर। उनका तो किडनैप हो गया, और वो किडनैप भी कितना सही है कितना गलत है, मैं तो समझता हूं कि ये भी एक प्लान है, ये भी एक प्लॉट। नहीं, लेकिन फिर लेकिन एक इंटरनेशनल इंटरफेरेंस तो होगा ना। अब आप क्या समझते हैं, क्या ट्रंप क्या जो मन चाहेगा करते रहेंगे? एक कंटेनमेंट पॉलिसी आपने कहा कि वो एक सिचुएशन बना रहे हैं कि सबको एक दूसरे में उलझा रहे हैं, सब पर प्रेशर बना रहे हैं, सब तरफ आग लगाए हुए हैं, और फिर अपना रास्ता बनाते 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 चले जा रहे हैं और अपने आप एक ना। देखिए जब आपका वर्चस्व टूटता है विश्व में, तो रोकेगा कौन? इंटरनेशनल इंटरफेरेंस कब? हाँ, हम जब नए विश्व ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, हम मल्टीपोलरिटी की बात कर रहे हैं आज। कि जिसमें विश्व की काफी दरिया हो, एक ही नहीं। पहले एक महासत्ता थी जो कि अमेरिका था। आज अपने अपने क्षेत्र में काफी लोग बहुत बड़े हो चुके हैं और वो एक दूसरे की सुनते नहीं है। अभी ऐसे में आप देखिए, आप पिछले 25 साल का अमेरिका का इतिहास देखिए। लीबिया में क्या हुआ, उसके बाद इराक में क्या हुआ सद्दाम हुसैन के साथ, उसके बाद सीरिया में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या कर रहे वो लोग। ठीक है। उसके साथ में चाइना को कंटेन करने के लिए जहां जहां से चाइना तेल लेता है, वहां जाके ये लोग आग सुलगाते हैं। आप कोई भी कंट्री ले लीजिए। साथ में जब से डोनाल्ड ट्रंप 2.0 आया है, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप हर एक के सामने कुछ भी बोलता है, मगर जब व्लादिमीर पुतिन से मिलता है, रशिया से मिलता है, तो बहुत बहुत ठीक बहुत है। दोस्ताना नहीं, वहां पर उन्होंने रशिया को गाजर भी फेंका है। मुझे तो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में ऐसा कुछ भी होते हुए मुझे कोई शंका नहीं होती कि ये बात शायद अलास्का में या उसके बाद 2 बड़े नेताओं के बीच में हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम उसको लिप सर्विस तो देंगे, मगर बोला गया होगा पुतिन को कि ये मेरा इलाका है, आप मत आओ। ठीक है सर, आप रहिएगा, मैं हम नहीं बोलेंगे। हिमांशु जी, एक और बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। वेनेजुएला हमले पर इस वक्त का बड़ा अपडेट भी मिल रहा है, आप जान लीजिए। वो ये कि वेनेजुएला पर हमले के बाद मीटिंग भी तय हो चुकी है। मीटिंग होना तय है, बैठक होना तय है, इस पर चर्चा होना तय है। यूएनएससी की कल बैठक हो सकती है। हमले में वेनेजुएला के 40 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देखिए, कल क्योंकि हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे, तो कल यूएनएससी की बैठक हो सकती है और लगभग इसमें देखिए 40 लोगों की, वेनेजुएला में रहने वाले लोगों की मौत हो चुकी है। इस पर अब चर्चा होगी। और देखिए, हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक में ले रही हूँ और फिर फौरन यहीं से शुरुआत।